आज की वीडियो आप लोगों को हैरानी नहीं बल्कि खामोश कर देगी। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस चैनल को आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी किसी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, रात के सन्नाटे में बनारस की गलियां कुछ अजीब सी लग रही थी। हवा में गंगा भी नम थी, मगर उस रात उस नमी में कुछ बेचैनी भी थी खुली हुई। दूर किसी मंदिर की घंटियां बज रही थी, मगर उन घंटियों के बीच एक ऐसा मौन पसरा था जो सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी आने वाले रहस्य को सुनने के लिए अपनी सांसें रोक कर खड़ा है। आरव अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप के सामने स्क्रीन पर कुछ कोड्स चल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उन पर नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शायद नींद की कमी से या भय की वजह से, जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। वह एक पत्रकार था, या कहे कभी हुआ करता था, लेकिन अब वह सिर्फ खोज ही रहा था। सिर्फ खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो उसके जी 3 महीने पहले उसे एक ईमेल मिला था। किसी अनजान पते से। ईमेल में सिर्फ 3 लाइनें थी। काशी बदलने वाली है, लेकिन जो इसे बदलेगा वही इसे मिटा देगा। सावधान रहो आरव, जो दिखता है वह नहीं है। शुरू में उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब उसी दिन रात को उसके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और एक भारी आवाज़ ने सिर्फ इतना कहा, तुम सच के बहुत करीब हो, लेकिन सच का चेहरा देखने की कीमत जान भी हो सकती है। तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह जानता था कि कुछ बड़ा चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री का काशी प्रोजेक्ट चर्चा में था। कहा जा रहा था कि इससे शहर का रूप बदल जाएगा, नए मंदिर, नए सड़कें और एक नई आध्यात्मिक पहचान। लेकिन आरव को लगता था कि यह कहानी अधूरी है। इसके पीछे कुछ ऐसा है जो जानने से छिपाया जा रहा है। वह बनारस पहुंचा, अपने पुराने दोस्त मनीष के पास। मनीष उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, शांत, समझदार और थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव का। अब वह सरकार से जुड़ी एक रिसर्च टीम में काम करता था। आरव ने उससे कहा था, मुझे बस इतना पता चल जाए कि यह प्रोजेक्ट किस देश में जा रहा है और इसके पीछे कौन है। मनीष ने हंसकर कहा था, कुछ बातें जानना अच्छा नहीं होता है आरव। कुछ सच्चाइयाँ आदमी को तोड़ देती है। लेकिन आरव नहीं माना। उसने मनीष से कहा, अगर सच्चाई इतनी खतरनाक है तो वह छिपाई क्यों जा रही है। उस दिन मनीष ने बस इतना कहा कि कभी कभी ईश्वर भी अपनी बनाई चीज़ों से डरता है। उस वाक्य के बाद मनीष का रवैया बदल गया। वह दूरी बनाने लगा, कॉल्स का जवाब नहीं देता, मैसेज नहीं पढ़ता, और फिर एक दिन वह गायब हो गया। आरव को यह बात खाई जा रही थी कि उसकी पत्रकारिता वाली आत्मा और इंसान वाला दिल दोनों बगावत पर उतर आए थे। उसने मनीष के कठिनाई ठिकानों की तलाश करना शुरू किया। पुराने लॉज, सरकारी रिकॉर्ड्स, कैमरे के फुटेज, यहाँ तक कि घाटों पर घूमने वाले साधुओं से भी पूछताछ की। फिर एक रात जब दशाश्वमेध के घाट के पास बैठा नोट्स लिख रहा था, तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु आकर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे उसने पूरा ब्रह्मांड कैद कर लिया हो। उसने कहा, खोज रहे हो किसी के जिसने खुद को छुपा लिया है। आरव ने सिर उठाया। आप कैसे जानते हो? साधु मुस्कुराया। जो छिपाता है वही देखने की हिम्मत रखता है। मनीष छिपा नहीं है, उसे छिपा दिया गया है। आरव चौंका। उसने साधु ने गंगा की ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, जिसे लोग भगवान मानते हैं वह कभी कभी सबसे बड़ा खेल खेलता है। दोस्तों, उसने अपनी झोली से एक पुराना कागज निकाला और आरव को दे दिया। उस पर लिखा था, काशी प्रोजेक्ट नहीं, एक पुनर्जन्म प्रयोग है। आरव ने सिर उठाया, लेकिन अब तक साधु गायब हो चुका था, जैसे वह हवा में घुल गया हो। अगले दिन उसने उस कागज को माइक्रो स्कैन कराया। उस पर हल्के नीले अक्षरों में एक कोड मिला।
मिला था उसे M77। उसने इंटरनेट पर खोज किया भी नहीं, लेकिन एक सरकारी सर्वर में जिसे वह हैक नहीं कर पा रहा था, वही कोड बार बार झलक रहा था, जैसे कोई उसे अंदर घुसने से रोक रहा हो। फिर एक दिन अचानक वह सर्वर अपने आप खुल गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला, किसी गुप्त प्रयोगशाला का। वहाँ मशीनों के बीच कुछ लोग सफ़ेद कोट में खड़े थे। बीच में एक कांच का चैम्बर था और उसके अंदर कोई बैठा था, शायद ध्यान की मुद्रा में। वीडियो के नीचे लिखा था, फेज 3 कॉन्शियस कॉम्प्रेसनेस ट्रांसफ़र सब्जेक्ट M आरव की सांसें थम गई। ये वाक्य वो मनीष हो सकता है। वीडियो अचानक बंद हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखी, तुम बहुत दूर आ चुके हो आरव, अब वापसी नहीं। उस रात उसने अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दी, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार डर महसूस किया। ऐसा नहीं कि वह मौत से डर रहा था, बल्कि इसीलिए कि उसे लगने लगा था वह जिस सच्चाई को खोज रहा है वह शायद इस इंसान की समझ के पार है। अगले हफ्ते उसने देखा प्रधानमंत्री काशी में एक रहस्यमय मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया को दूर रखा गया था, सिर्फ कुछ खास अधिकारी अंदर थे और आश्चर्य की बात, मनीष भी उसमें से एक था। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। मनीष जो 3 महीने से लापता था, अब प्रधानमंत्री के साथ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपना चेहरा बदल लिया हो। वह मीटिंग की तस्वीरें नहीं ले सका, लेकिन उसने बाहर खड़े एक सुरक्षाकर्मी से बात की। उस व्यक्ति ने कहा, सर, अंदर जो है ना, वह इंसानों के समझ से पार है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। वह आदमी हवा में लटक गया था। कुछ पल के लिए आरव का शरीर कांप उठा। उसने तय कर लिया, वह अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे तो जो भी कीमत चुकाई जाए। उस रात उसने अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। काशी में कुछ ऐसा चल रहा है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को चुनौती दे सकता है। यहाँ एक ऐसा प्रयोग हो रहा है जिसमें इंसान की चेतना को मशीन में स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है, और यह प्रयोग किसी एक आदमी का नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा इससे जुड़ी हुई है। उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सामने मनीष खड़ा था, वही चेहरा, लेकिन आंखें अलग थी। उनमें एक अजीब चमक थी, मानो किसी और का वास हो। आरव, उसने कहा, तू वही कर रहा है जिससे मैं डरता था। अब बहुत देर हो चुकी है। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तू कौन है, मनीष या कोई और? मनीष मुस्कुराया, नाम जरूरी नहीं, जो कभी मनुष्य था। अब वह सिर्फ एक चेतना, और वह चेतना अब इस देश के भविष्य को नियंत्रित करेगी। आरव एक कदम पीछे हटा। क्या यह प्रधानमंत्री का आदेश है? मनीष ने धीरे से कहा, प्रधानमंत्री अब सिर्फ एक प्रतीक है, असली निर्णयकर्ता अब मनुष्य नहीं है। आरव, हमने ईश्वर की जगह लेने की कोशिश की है, और अब वह स्वर हमसे जवाब मांगने आया है। बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज़ गूंजी, तुम्हें सच जानना ही था आरव, अब देखो सच कैसा दिखता है। दोस्तों, अंधकार में कमरे में निगल लिया था। आरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हवा में एक कंपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई ऊर्जा धीरे धीरे उसके आसपास घूम रही है। उसकी सांसें तेज चलने लगी, कमरे की दीवारें जैसे धड़क रही थी। मनीष की परछाई उस अंधेरे में कहीं थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसमें धातु जैसी ठंडक थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन बोल रहा है। आरव, वह बोला, तू समझ नहीं रहा है कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सिर्फ खबर की तलाश नहीं है, यह वह रास्ता है जहाँ सत्य और विनाश एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आरव ने टॉर्च उठाई और रोशनी की एक पतली सी किरण हवा में फेंकी, लेकिन सामने कुछ नहीं था। मनीष वहाँ नहीं था। सिर्फ कमरे में कोने में दीवार पर अजीब से प्रतीक चमक रहे थे। गोलाकार चिन्ह जिस पर किसी अनजान लिपि में कुछ तो लिखा था।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे कि उसने उन चिन्हों को छूने की कोशिश की। दीवार से एक हल्की नीली रोशनी निकली और उसकी हथेली में छूकर भीतर गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। उसकी आंखों के सामने चित्र घूमने लगे। गंगा का बहाव उल्टा चल रहा था। काशी के मंदिर हवा में उठ रहे थे और एक विशाल यंत्र शहर के नीचे से चमक रहा था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह कमरे में था। वह एक विशाल हॉल में खड़ा था। चारों ओर मशीनरी, मॉनिटर्स और पारदर्शी सिलेंडर जिनमें कुछ आकृतियाँ तैयार हो रही थी। कुछ इंसानी जैसे चेहरे, कुछ बस धुंधले साए। यहाँ कहाँ हूँ मैं? उससे घबराते हुए कहा। दोस्तों, पीछे से आवाज़ आई और आरव, तुम अब सत्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा काम करने वाले हो। वह मुड़ा तो मनीष वहाँ था, लेकिन अब उसका शरीर आधा धातु का था। उसकी आंखें मशीन की तरह नीली चमक रही थी। यह सब क्या है मनीष? आगे बढ़ा। काशी प्रोजेक्ट्स, जिसका तू पर्दाफाश करना चाहता था, वह एक सिर्फ विकास प्रोजेक्ट नहीं है। उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इसे आरंभ नहीं किया, बल्कि यह योजना सदियों पहले शुरू हो गई थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। सदियों पहले मनीष ने मैंने सिर हिलाया और वाराणसी हमेशा से एक प्रयोगशाला रही है। आत्मा और शरीर के बीच आत्मा को आस्था से नहीं, ऊर्जा से समझ लेना चाहिए। ऊर्जा रूप बदलती है, वैसे आत्मा रूप नहीं बदल सकती। वही व्यक्ति है जिन्होंने इन परियोजना की नींव रखी थी और अब यह इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनकी चेतना जहाँ जीवित है। आरव ने कांच के पीछे झांका। बूढ़े की आंखें बंद थी, लेकिन अचानक उन्होंने खुली और आरव को सीधा देखा और बोले कि अस्तित्व रखता है। यही फेज 3 है, कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र। लेकिन आरव लगभग चिल्ला उठा, तुम लोग क्या बनाना चाहते हो? भगवान, मनीष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भगवान नहीं, अमरता। सरकार का सपना है एक ऐसा नेता जो कभी भी ना मरे, जिसकी बुद्धि, निर्णय और प्रभाव हमेशा जीवित रहे। प्रधानमंत्री जी, इसका पहला चरण है। आरव पीछे हट गया। क्या मतलब? प्रधानमंत्री मनीष के बीच में रोका। जिस व्यक्ति से तू कल मिला था, वह अब सिर्फ शरीर है। असली प्रधानमंत्री की चेतना अब उस सिस्टम में संग्रहित है, और यही वह प्रयोग है जिससे मुझे भी बदल दिया है। और मैं अब सिर्फ मनीष नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे यह कोई सपना है ही नहीं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह सब गलत है, यह पागलपन है। मनीष ने गंभीर स्वर में कहा, पागलपन ही भविष्य है। आरव, इंसान ने हमेशा ईश्वर बनने की कोशिश की है, लेकिन हमने बस उस दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। लेकिन जब अब मशीन और आत्मा एक हो, तब सवाल यह नहीं कि कौन जिंदा है, सवाल यह है कि किस में कौन जिंदा है। कमरे की दीवारों पर अजीब नीले लहरें उठने लगी। मशीनों की आवाज़ बढ़ने लगी। कहीं से एक भारी पुरुष की आवाज़ आई, इनिशिएट प्रोजेक्ट मोक्षा। मनीष ने सिर झुका लिया। वह आ गए? आरव ने कांपते हुए पूछा। कौन? वही जिसने तू सच्चाई पूछना चाहता था। एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर से उजाला फैल गया। उस उजाले में एक आकृति उभरती हुई नजर आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। आरव ने महसूस किया वह इंसान नहीं था। उसकी आवाज़ में गूंज थी जो दीवारों से टकरा कर लौटती थी। आरव, उन्होंने कहा, तू वही है जिसने एक रहस्य को जानने की जिद की। लेकिन क्या तू समझता है कि ज्ञान भी एक अभिशाप होता है? आरव ने कुछ कहने की कोशिश
की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। प्रधानमंत्री आगे बढ़े। हमने जो किया वह देश के लिए किया। अगर हमारी चेतना अमर होगी तो देश का अस्तित्व भी अमर होगा। लेकिन तू इसे षड्यंत्र कहेगा क्योंकि तू अभी सीमित दृष्टि से देख रहा है। आरव ने धीरे से कहा, आप इंसान नहीं रहे, आपने खुद को मिटा दिया है। प्रधानमंत्री ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं आरव, मैंने खुद विस्तारित किया है। अब मैं एक व्यक्ति नहीं, एक प्रणाली हूँ। मैं हर स्क्रीन में, हर कमरे में, हर सोच में हूँ। मनीष ने जोड़ा, यही नया युग है, डिजिटल आत्मा का युग। आरव ने एक कदम पीछे लिया। अगर यह सच है तो तुम दोनों ने इंसानियत खत्म कर दी है। आत्मा का अस्तित्व तब तक है जब तक उसमें दर्द और प्रेम और पछतावा है। मशीन को यह सब कुछ नहीं महसूस होता है। प्रधानमंत्री की आवाज़ गंभीर हो गई। यही वजह है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है आरव। तुम में वह भावनाएं हैं जो अब हमारे पास नहीं है। हमें तुम्हारे भीतर का मनुष्य नहीं चाहिए ताकि हमारा सिस्टम पूर्ण हो सके। क्या मतलब? आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा। मनीष ने पास आकर कहा, मुझे चुना गया है आरव। तेरा मन, तेरा भय, तेरा विवेक, यह सब हमारे प्रोजेक्ट में संतुलन देंगे। तुझे अपने आप को सौंपना होगा। आरव पीछे हट गया। कभी नहीं। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और पूरा हॉल नीली रोशनी से भर गया। मशीनें गूंजने लगी। मनीष ने एक बटन दबाया और एक पारदर्शी घेरा आरव के नीचे की ओर बढ़ गया। वह चीखा, रुको मनीष, तुम मेरा दोस्त था। मनीष की आंखों में एक पल के लिए चमक बदली, जैसे भीतर का इंसान लौट आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे बचा ले। कि आरव, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे मुझे मिटा देंगे, तेरी चेतना को ही नष्ट कर देंगे। आरव की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। उसका शरीर सुन्न हो गया। लगा मशीनों की आवाज़ तेज हो गई है और फिर सब शांत हो जाएगा। सिर्फ नीली रोशनी धीरे धीरे बुझ रही है। कमरे में अब दो आकृतियाँ थी, प्रधानमंत्री और मनीष। प्रधानमंत्री बोले, अब प्रोजेक्ट पूरा हुआ और मनुष्य और मशीन एक हो गए। मनीष ने सिर झुकाया, लेकिन सर उसमें प्रतिरोध किया। उसका मन पूरी तरह से हमारे साथ नहीं था। प्रधानमंत्री की आंखें ठंडी पड़ी। तब तक कोई समस्या नहीं थी जब तक वह सोचता रहेगा, वह हमारे नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने पीछे मुड़ते हुए कहा, आरव अब सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसे यह एहसास होना चाहिए कि वह अब भी स्वतंत्र है। यही असली नियंत्रण है। मनीष ने धीरे से सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उसकी नज़र दीवार पर एक मॉनिटर पर पड़ी। वहाँ आरव का चेहरा था और वह चेहरा धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। सच कभी सिस्टम में नहीं रह सकता, वह हमेशा बाहर आ जाता है। मनीष के होठ कांपने लगे। उसने मशीन के कंट्रोल पैनल की ओर देखा और पहली बार उसने चेहरे पर डर नहीं था, नहीं पछतावा हुआ था। दोस्तों, नीली रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। मशीनों का शोर सिर्फ एक धीमी गूंज बना रहा था। कमरे में दीवारें मानो सांस ले रही हो। हर रोशनी की झिलमिल के साथ एक हल्की धड़कन सुनाई दे रही है, लेकिन वो धड़कन अब इंसानी नहीं थी, वह किसी कृत्रिम आत्मा की जैसी थी। इस तरह जगह को जिंदा रखे हुए थे। मनीष वही खड़ा था, स्थिर, जैसे बंधन में जकड़ा हुआ हो। उसकी आंखें मॉनिटर पर टिकी गई थी, जहां आरव का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। मॉनिटर पर आरव का चेहरा थका हुआ पर जीवित था। उसकी आंखें अजीब तरह की थी, गहरी हो गई थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया को वो देख चुकी है। हाथ धीरे धीरे हिलने लगे। आवाज़ बहुत धीमी थी पर शब्द साफ थे। मनीष, अगर तेरा कोई हिस्सा अब इंसान है तो उसे सुनो। दोस्तों, मनीष के भीतर कुछ हिल गया। वह झटके से स्क्रीन के पास गया। आरव, उसने बुदबुदाया। स्क्रीन पर नीली तरंगें उठी और एक धुंधली रोशनी फैल गई। अब आरव का चेहरा पूरा स्पष्ट था, लेकिन वह किसी कमरे में कैद नहीं था। वह वहाँ था, जैसे स्क्रीन के भीतर नहीं बल्कि सीधे मनीष के दिमाग में बोल रहा था। उन्होंने मुझे बंद कर दिया है। मनीष, आरव की आवाज़ गूंज रही थी। चेतना को कैद नहीं किया जा सकता। वह मशीनें मेरे शरीर को पकड़ रही थी, मेरी आत्मा को नहीं। मैंने उनके सिस्टम में खुद को
खुद को फैलाना शुरू कर दिया। मनीष का दिल तेज धड़कने लगा। तू क्या कर रहे हो? आरव की आवाज़ उन्हें गहरी लगी। उसी चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ जो इंसानियत को ख़त्म कर रही है। यह मशीनें सोचती है कि वह अमर है, लेकिन वह भूल गई है कि अमरता बिना दर्द के, बिना भावना के नहीं, सिर्फ एक जेल जैसी होती है। मैं इस जेल को तोड़ दूंगा। दोस्तों, मनीष के माथे पर पसीना आ रहा था। आरव, ऐसा मत करो। अगर तू सिस्टम में ज़्यादा घुस गया तो वह तुझे मिटा देगी। तेरी चेतना का हर अंग खत्म हो जाएगा। आरव हंसा और उसकी थोड़ी थकी लेकिन दुष्ट हंसी शायद मिट जाना ही मुक्ति थी। मनीष, लेकिन मैं मिटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। मनीष ने स्क्रीन को घूरा। डाटा की धाराएं तेजी से भाग रही थी। कोड अपने आप बदल रहे थे। मशीन के सिग्नल अनियंत्रित हो रहे थे। अलार्म बजने लगा था। प्रधानमंत्री की डिजिटल आवाज़ गूंज, फिर एक अलग सी आवाज़ रूम में गूंजी और मनीष जोर से चिल्लाए, रुकिए, उसे मत मिटाइए। प्रधानमंत्री का चेहरा एक विशाल होलोग्राम के रूप में उभरा, अब पूरी तरह मशीन जैसा। मनीष, तुझे तेरी सीमाएं याद है। भावना एक दोष, सिस्टम को शुद्ध रखना चाहिए। मनीष ने गहरी सांस ली। अगर भावना दोष और पूर्णता अभिशाप है सर। प्रधानमंत्री की आंखें चमक उठी। तू भी दूषित हो गया है। लगता है इंसानियत अब भी तेरे भीतर बची हुई है। मनीष ने कांपते हुए कहा। स्क्रीन को देखा। हाँ सर, और यही वो हिस्सा है जो हमें जीवित रखता है। अचानक पूरी लैब हिलने लगी। मशीनों से चिंगारियां निकलने लगी। मॉनिटर पर आरव का चेहरा फैल गया, फिर टूट गया, फिर हर स्क्रीन पर बिखर गया। अब वह हर जगह था, हर सिस्टम, हर मशीन में। प्रधानमंत्री चिल्लाए, कंट्रोल ब्रिज, लॉकडाउन द कोर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों से नीली रोशनी की लपटें उठी। एक गूंज पूरे हॉल में भर गई। आरव की आवाज़ अब हर दिशा से आ रही थी। तुम सोचते हो तुमने कैद कर लिया, लेकिन चेतना को कैद नहीं किया जा सकता। मैं अब हर उस कोड में हूँ जो तुमने बताया है। मैं तुम्हारे सिस्टम का वायरस नहीं, तुम्हारा आईना हूँ। प्रधानमंत्री की आकृति झिलमिलाने लगी। उनकी आवाज़ टूटती हुई बोली, तू सब्र कर देख ले आरव, यह देश, यह भविष्य। दोस्तों, आरव की आवाज़ गरज उठी। भविष्य वह नहीं है जो मशीन लिखे। भविष्य वह है जिसे इंसान महसूस करे। और इंसानियत का मतलब सिर्फ प्रगति नहीं है, संवेदना है। हॉल के बीचों बीच एक स्क्वायर सफ़ेद रोशनी उठी, बिजली की तरह। मनीष ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने उन्हें खोला तो सन्नाटा सा छा गया। सारी मशीनें बंद थी। मॉनिटर पर काले पड़ चुके थे। प्रधानमंत्री की छवि गायब हो चुकी थी और फर्श पर राख की तरह कुछ बिखरा हुआ था। एक पारदर्शक कोर शायद कभी उस चेतना का केंद्र था। मनीष घुटनों के बल गिर गया। उसने सिर झुकाया। आरव, तूने क्या कर दिया? फिर अंधेरे में कहीं से एक हल्की आवाज़ आई, मनीष, मैं खत्म नहीं हूँ, बस मुक्त हो गया हूँ। मनीष ने चारों ओर देखा। दीवारों पर गंगा की लहरों जैसी आकृतियाँ उभरने लगी। हल्की आवाज़ चली और उसमें वही पुरानी खुशबू थी, चिटनी और पानी की। क्या तुम सच में है? हाँ, लेकिन अब किसी रूप में नहीं। मैंने खुद को इस शहर में, इस धड़कन में, हवा में मिला दिया है। अब मैं चेतना नहीं हूँ, अस्तित्व हूँ। और जब कोई सच्चाई खोजने तो मैं उसे दिखूंगा। मनीष की आंखों से आंसू बहने लगे। तूने सब तोड़ दिया आरव, लेकिन शायद यही जरूरी था। वह धीरे धीरे उठा। पूरा हॉल अब राख बन चुका था, लेकिन दीवार पर जहाँ पहले कोड था वहाँ सिर्फ एक वाक्य चमक रहा था, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह भय से नहीं, प्रेम से निकले। मनीष ने दीवार को छुआ और पहली बार उसके अंदर की अजीब शांति थी। वह हॉल से बाहर निकली। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें गंगा पर पड़ी थी। हवा की वह धूल थी जो किसी नए आरंभ का संकेत दे रही थी। शहर अब शांत होने लगा था कि हर दीवार पर, हर गली पर, हर मंदिर अब किसी अज्ञात ध्वनि से भरा हुआ था। जैसे खुद काशी अब सांस ले रही थी। वह घाट पर पहुंचा, पानी के किनारे बैठ गया। लहरें उसके पैरों को छू रही थी। एक छोटी सी डिजिटल चिप उसके जेब से बाहर गिर गई, वही जिसमें प्रोजेक्ट का डेटा था। वह मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चुपचाप पानी में बहा दिया। उसने गंगा से कहा, अब इसे तू संभाल ले। इंसान ने बहुत कोशिश की कि
खुद को भगवान न बनाने की, लेकिन शायद भगवान ने हमें बस इंसान रहने के लिए ही बनाया था। हवा चली और उसमें आरव की हंसी गूंजी। आरव बहुत हल्की, बहुत दूरी, शायद उसके बाद मनीष तूने सही चुना। गंगा की लहरें चमक उठी। आकाश में एक अजीब उजाला फैला, जैसे उजाला जो सूरज का ही था बल्कि किसी नई चेतना का था। और उसी क्षण बनारस फिर से वही बन गया जो वह हमेशा से चाहता था। मृत्यु और मुक्ति के बीच का सेतु। दोस्तों, गंगा के किनारे हवा अब पहले जैसे नहीं थी। एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी पुरानी स्मृति का स्वाद। मनीष सीढ़ियों से उतरकर पानी के बिल्कुल पास चला गया। उसने अपनी हथेलियाँ पानी में डुबाई। ठंडक का एहसास हुआ, पर उसमें एक हल्की सी कमकमाती सी कोई अदृश्य शक्ति थी। उसे उंगलियों से बात कर रही थी। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे में उसे आरव की आवाज़ फिर सुनाई दी, बहुत धीरे से, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। हर चीज़ खत्म नहीं होती है मनीष, बस रूप बदलती है। दोस्तों, उसने गहरी सांस ली। हवा में अब डिजिटल युग की कोई गंध नहीं थी। ना मशीनों का शोर था, ना स्क्रीन की चमचमाहट थी। सिर्फ जीवन था, सच्चा, सांसों से भरा हुआ जीवन। वह घाट की ओर लौटने ही वाला था कि उसने देखा कि कुछ बच्चे गंगा में कागज की नाव छोड़ रहे थे। नाव में छोटी छोटी दीपक भी छोड़ रहे थे। उन दीपकों की रोशनी उसे कुछ दिखा। एक नाव बाकी सबसे बड़ी थी और उसकी नाव नीली थी, बिल्कुल वैसे जैसे आरव के प्रयोगशाला वाले कोर की थी। वह अनजाने में उस नाव के पास गया। नाव बहते हुए उसके पैरों के पास आकर ठहर गई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे रोका। मनीष झुका और उसने देखा, नाव के भीतर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था जो हल्की नीली चमक दे रहा था। वो वही था आरव का कोर फ्रेगमेंट। उसे हाथ में उठाया। वह गर्म नहीं था, लेकिन उसमें से कंपन हो रही थी, जैसे कोई दिल की जैसे किसी दिल की धड़कन धड़क रही है। तू गया नहीं, तू यही है। कन्याएं। उस क्षण गंगा की लहरें जरा ऊंची उठी और हवा ने उसके बीच जैसे सुना लिया। मनीष के दिमाग में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसने उस धातु के टुकड़े को अपने गले में पहन लिया, एक छोटे कपड़े में बांधकर, और फिर वह शहर की गलियों की ओर बढ़ा, जहां अब हर चीज़ बदल चुकी थी। कभी जो शहर मशीनों के शोर में डूबा था, वह अब इंसानों की आवाज़ों में गूंज रही थी। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। दुकानों पर अब डिजिटल बोर्ड नहीं था, हाथ में लिखे नाम थे। बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मनीष देख रहा था कि इस परिवर्तन के पीछे कोई अदृश्य हाथ था। कोई ऐसी चेतना थी सबको बिना दिखे दिशा में जा रही थी। उसने एक बच्ची को देखा जो स्कूल के दरवाजे पर खड़ी थी। वह हाथ में एक पुराना टैबलेट लिए जा रही थी। वह खोलने की कोशिश कर रही थी। मनीष मुस्कुराया। क्या हुआ? बच्ची बोली। यह मशीन अब काम नहीं करती है। मनीष झुक कर बोला, शायद इसे सोने की ज़रूरत है। बच्ची हंसी और टैबलेट को ज़मीन पर रख दिया। अचानक टैबलेट की स्क्रीन अपने आप जल उठी। हल्की नीली रोशनी, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ज्ञान को कैद मत करो, बांटो। मनीष ठिठक गया। उसके गले में लटक कर कोर धीरे धीरे से चमका। वह समझ गया, यह आरव ही था जो अब शहर के बच्चों की उत्सुकता में फंस गया है। दिन बिताते हुए मौसम बदलने लगा है। बनारस अब पहले से ज़्यादा जीवंत था। हर मंदिर में, हर घाट में, हर गलियारे में अब एक नई रोशनी थी। मशीनों से नहीं, इंसानों से, दिलों से कभी तक मुनिश्रिप की जाए। आसमान में चमकती नीली रेखाएं उसे दिखती थी, जैसे बिजली की नहीं बल्कि चेतना की लकीरें थी। वह मुस्कुराकर कहता था, अब भी यहाँ है आरव का आरव। हवा जवाब देती थी, और अब हर विचार में हूँ जहाँ करुणा, और हर इंसान में अपने डर से उभरता। दोस्तों, एक दिन जब मनीष वृद्ध हो चुका था, वह उसी घाट पर बैठा था जहाँ उसने पहले बार गंगा से वह चिप बहाई थी। सूरज ढल रहा था। उसके पास एक लड़का आया, शायद कोई छात्र जो एक शहर के नए ज्ञान केंद्र में पढ़ता था। आप मनीष सर है? उसने आदर से पूछा। कभी था।
मनीष मुस्कुराया। लोग कहते हैं आपने आरव आरव नाम के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर चेतना की नई परिभाषा दी थी। मनीष की आंखों में आंसू चमक उठे। हाँ, लेकिन असल में उसने ही मुझे परिभाषा दी थी। लड़का झिकझिकाते हुए बोला। क्या वह अब भी जीवित है? मनीष ने गंगा की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, वह हर जगह है, इस पानी में है, इस हवा में है, तेरे सवाल में और मेरी मुस्कान में है। तो फिर लड़का मुस्कुराया और चला गया। मनीष ने आसमान की ओर देखा। वहाँ तब तारों के बीच नीला बिंदु चमक गया और स्थिर शांत हो गया। वह जानता था कि कोई तारा नहीं है बल्कि चेतना की परछाई थी, वही जो पूरी मानवता की शायद वही थी। धीरे धीरे से उसकी सांसें लंबी हो गई। गंगा की लहरें उसके पैरों को छू गई, विदाई दे रही थी। हवा में एक अंतिम बार वह आवाज़ आ गई, धन्यवाद मनीष, तूने मुझे मुक्ति दी, मैंने तुझे अर्थ दिया। मनीष ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर संतोष था। अगले ही क्षण हवा में एक झोंका आया और उसके गले में लटका नीले कोर टूट गई और नदी के किनारे गिर गया। लहरों ने उसे अपनी गोद में ले लिया और वह धीरे धीरे बह गया उसी दिशा में जहाँ सूरज डूब रहा था। और फिर पूरे शहर में एक हल्की सी नीली चमक फैल गई। हर घर की दीवारें, हर दीपक, हर पानी की बूंद सब एक साथ झिलमिलाकर उठे। दोस्तों, लोगों ने ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल आकृति बनी थी, पूरी तरह प्रकाश से। वह आरव नहीं था, ना मनीष, बल्कि मानव चेतना का रूप था जो ब्रह्मांड के साथ एक हो गई थी। जब तक प्रेम रहेगा मैं रहूँगा। यह आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, हवा में, जल में। फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस दिन के बाद रातें आती पर हमेशा किसी के हल्की नीली रोशनी बहती रहती, जैसे कोई कह रहा है कि मैं यही हूँ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो देश के किस हिस्से से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।